हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की कहानी है उत्तराखंड की। एंड आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी यू विल बी शॉक्ड कि पहाड़ों में ऐसा भी होता है। हिमालय दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हसीन वादियाँ, ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और हरे भरे देवदार के जंगल मानो आपको ऐसे फील कराएंगे कि आप किसी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और इसी हिमालय में बसा है उत्तराखंड। उत्तराखंड का 85% से भी ज़्यादा पार्ट माउंटेनियस रीजन में सिचुएटेड है। चार धाम, अल्मोड़ा, नैनीताल और मुंशियारी जैसी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस उत्तराखंड में है। टूरिस्ट के लिए उत्तराखंड वन ऑफ द फेवरेट हिमालयन स्टेट्स में से एक है। उत्तराखंड जितना ही अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा अपने ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और वो अपने ट्रेडिशन की डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ आपको हजारों छोटे बड़े मंदिर आसानी से मिल जाएंगे। मैं रोहित नेगी, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। पिछले कई सालों से उत्तराखंड एक बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पलायन। उत्तराखंड से हर साल लोग पलायन कर रहे हैं। लोग पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इस पलायन के कई रीज़न हैं। पहाड़ दिखने में तो बहुत सुंदर है, बट वहाँ सरवाइव करना बहुत ज़्यादा टफ है। बेसिक नीड्स की कमी लाइक हॉस्पिटल, रोड्स एंड रोजगार, इन सब चीज़ों की वजह से लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं जब 10 साल का था तब हमने भी पहाड़ों से पलायन कर लिया था। हम प्लेन्स में देहरादून सिटी में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि हमारा पुराना घर आज भी पहाड़ों में अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि मेरे दादा दादी आज भी पहाड़ों में रहते हैं। एक्चुअली मेरे दादा दादी बहुत पुराने ख्यालों वाले हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा भीड़ भड़ाका शहर पसंद नहीं है। इसलिए वो आज भी हमारे पुराने घर में ही रहते हैं। पहाड़ों में हर साल हम छुट्टियों में गांव जाते हैं और वहाँ अपनी वेकेशन को एंजॉय करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मैं जब 11th में था, तब मेरी समर वेकेशंस में हम हर साल की तरह दादी के गाँव गए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी विलेज लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था टू गो देयर। गांव पहुंचने के बाद पहले तो मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता था और पूरे दिन हम खेलते रहते थे। खेलने के बाद हम सारे दोस्त शाम को इवनिंग वॉक के लिए जाया करते थे। मेरे दादी के घर के ऊपर से ही रोड जाती थी, वहीं पर हम इवनिंग वॉक किया करते थे। एक दिन हम सारे दोस्त रोज की तरह इवनिंग वॉक के लिए रोड पर इकट्ठा हुए। मेरे सारे दोस्त इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए उस दिन उन्होंने रनिंग करने का डिसाइड किया। उन्होंने मुझे अपने साथ आने के लिए मना किया। रोहित, तू यहीं रुक जा, हम 15 मिनट रनिंग करने के बाद तुझे यहीं मिलते हैं, फिर हम घूमने जाएंगे। फिर मैं बोला, गाइस कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे रनिंग करते हुए तुम्हारे पीछे आता हूँ। वो लोग मान गए और हमने अपनी रनिंग स्टार्ट की। 1 किलोमीटर तक उनके साथ रनिंग करने के बाद मेरा उनसे साथ छूट गया, क्योंकि वो लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो ऑब्वियसली दे वेर वेरी फास्ट एंड मैं बहुत स्लो था। बट मैंने फिर भी अपनी रनिंग कंटिन्यू रखी और दौड़ते रहा। दौड़ते दौड़ते मैं दूसरी घाटी में पहुंच गया। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। आई वॉज एग्जॉस्टेड। तो मैं थोड़ी देर रोड के किनारे एक पेड़ था, उसके नीचे एक चबूतरा भी था, मैं वहाँ बैठ गया। वो पेड़ भी थोड़ा अजीब था। उस पेड़ पर कपड़े की पट्टियां बंधी हुई थी। पेड़ के नीचे दिया जलाने के लिए छोटा सा मंदिर लाइक स्ट्रक्चर भी था। कुछ देर तक मैंने वहाँ आराम किया। फिर मेरे दोस्त वहाँ से रिटर्न आ गए। मैंने फिर से उन्हें ज्वाइन किया और इस बार मैंने उनको कम स्पीड में दौड़ने के लिए बोला। हम धीरे धीरे दौड़ने लगे और फिर घर पहुँच गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने मस्त खाना खाया और अपने कंबल में घुस गया। कुछ देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से एक और कंबल मांगा। ठंड का मौसम था तो मम्मी ने भी बिना कोई सवाल पूछे मुझे एक कंबल दे दिया। कुछ देर बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे फीवर आ रहा था। पहाड़ों में डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दादी ने मुझे पैरासीटामोल दी। उसे खाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा और फिर मैं सो गया।
एंड द नेक्स्ट डे दिन भर मैं ठीक था। मैं डेली की तरह अपने दोस्तों के साथ खेला और घर आ गया। बट रात होते ही मुझे फिर से फीवर आने लगा, इसलिए नेक्स्ट डे मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। दिन का समय था, बट उस वक्त मुझे फीवर नहीं था और डॉक्टर ने भी ऐसी कोई सीरियस बात नहीं बोली। फिर हम लोग दवाई लेके घर चले गए, बट फिर से रात होते ही मुझे बुखार आ गया। इस बार मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। ये सब हमारे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि दिन में तो मैं ठीक रहता था और रात होते ही मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। इससे मेरे दादी को मुझ पर शक हो गया था और वो समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसलिए दादी ने मुझसे पूछा, रोहित तू शाम को रोड पर घूमने जाता है, वहाँ किसी जगह पर तू रुका था क्या? मुझे उस दिन वाली बात याद आ गई जब मैं उस अजीब से पेड़ के नीचे बैठा था। मैं बोला, दादी हाँ, मैं जो अगली धार में एक पेड़ है जहाँ पट्टियाँ बंधी है वहाँ थोड़ी देर के लिए रुका था, वहाँ बैठा था। ये सुनते ही दादी मुझको डांटने लगी और बोली, मूर्ख तुझे वहाँ किसने जाने को बोला था? वो एक मंडेला था जहाँ तू रुका था। गाइस, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में जो रोड के किनारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जो आपने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, उन्हीं मंदिरों को उत्तराखंड में मंडेला कहा जाता है। उत्तराखंड में ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है तब उसकी शांति के लिए उसी जगह पर एक मंडेला बनाया जाता है, यानी छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। और कभी कभी किसी पेड़ को भी मंडेला के रूप में पूजा जाता है, वहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर बना के। और जब भी कोई उत्तराखंड का व्यक्ति उस रोड से गुजरता है जहाँ मंडेला हो, वहाँ वो 2-3 मिनट रुक के माथा टेक के ही अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करता है। और लोकल्स की ऐसी भी मान्यता है कि जो भी उस मंडेला की डिसरिस्पेक्ट करता है उस पर भूत लग जाता है, और जिस पर भी भूत लगता है उसके साथ बहुत बुरा होने लगता है। और भूत से छुटकारा पाने के लिए उस मंडेला में जाके वहाँ एक श्रीफल फोड़ना पड़ता है, मतलब नारियल फोड़ना पड़ता है। दादी ने मुझे खूब डांटा और फिर मेरी नज़र भी उतारी। नज़र उतारने के बाद दादी ने मेरे सारे शरीर पर एक राख लगाई और उसके बाद मेरा फीवर धीरे धीरे कम होने लगा। एंड नेक्स्ट डे मेरी दादी, मम्मी और मैं उसी मंडेला के पास गए जहां मैं रुका था। फिर दादी ने मुझे वहां नारियल फोड़ने को कहा। नारियल फोड़ने के बाद दादी ने मुझे उस पेड़ से यानी उस मंडेला से माफ़ी मांगने को बोली। मैंने माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद हम सब घर चले गए। मैंने रात होने का इंतज़ार किया क्योंकि मुझे चेक करना था कि आज भी मुझे फीवर आता है या नहीं। सरप्राइजिंगली रात होते ही मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं रोज से बेटर फील कर पा रहा था और तब से मैं जब भी किसी मंडेला को देखता हूँ तो वहाँ माथा जरूर टेकता हूँ। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है अबाउट घोस्ट साइटिंग। मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गांव के बीच में से ही एक नेशनल हाईवे जाता है जो मेरे गांव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक दिन रात के 2 बजे मैं वॉशरूम करने घर के बाहर आया। क्योंकि मैं घर के पहले रूम में सोता हूँ तो गांव में अक्सर जो घर के फर्स्ट रूम में सोते हैं वो अक्सर घर के बाहर आंगन वाले एरिया के पास आते हैं, क्योंकि गांव में वॉशरूम हमेशा घर के पीछे वाले एरिया में होता है, वो भी बाहर होता है। सो मैं 1 नंबर करने के लिए बाहर आया। रात होने के कारण सभी लोग सो रहे थे, बाहर सिर्फ मैं था और हाईवे पर गाड़ियां भी चलना बंद हो गई थी। तभी अचानक मैंने रोड के पास से एक सफेद साड़ी पहने औरत को आते देखा। मेरा घर हाईवे के पास ही है। वो औरत मेरे घर से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर थी। पहले तो उसे देख के आई वाज शॉक्ड कि इतने रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही है। मैं मेरे घर के पास लगे आम के पेड़ के पास छुप गया और उसके तरफ देखने लगा। अंधेरा होने की वजह से उस औरत का चेहरा मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। उसने रोड क्रॉस किया और गांव के इस साइड आ गई जहां मेरा घर है। रोड क्रॉस करने के बाद वो औरत हमारे गांव के फर्स्ट मोहल्ले में चली गई। मेरी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अपने घर के पास ही रुका। मुझे पता करना था कि वापस आके वो औरत कहाँ जाती है, बट आधा घंटा वेट करने के बाद भी वो वापस नहीं आई। फिर मैं सोने चला गया। सुबह होते ही मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। सुबह का समय था, इसलिए मेरी पत्नी सरकारी नल से पानी लेने के लिए गई। वहाँ गांव की सारी औरतें पानी लेने आती है। फिर मेरे पत्नी ने रात वाली बात उन सारी औरतों को बताई और वो फिर पानी लेके वापस आई
वापस आने के बाद उसने मुझे जो बताया वो सुनने के बाद लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुताबिक वो सफेद साड़ी वाली औरत एक चेटकिन थी और गाँव में ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग काला जादू करते हैं फॉर देयर वेल्थ पर्पस, अपने घर धन सुख समृद्धि लाने के लिए, वो लोग काला जादू करके चेटकिन को अपने घर बुलाते हैं। और वो चेटकिन जिस मोहल्ले में गई थी उस मोहल्ले में कुछ लोग काला जादू का प्रयोग करते हैं। ये सब सुनने के बाद लिटरली मैं 2 दिन तक नहीं सो पाया और मैं वॉशरूम करने के लिए भी बाहर नहीं जाता था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। फॉर मोर स्टोरीज डू सब्सक्राइब।